जय हिंद। मैं कुमार सत्य सर स्वागत करता हूं आपका द एकेडमी 2.0 पर। हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करने से पहले आप अगर चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, आप चैनल पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। तो आइए प्रश्नों की तरफ बढ़ें। देखें, पहला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। इसमें आपको बताना है कि आर्य शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है वीर या युद्ध, ऑप्शन बी है श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी है यज्ञकर्ता या पुरोहित, ऑप्शन डी है विद्वान, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक, यहाँ ऑब्लिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें, अगला प्रश्न है, चूँकि अभी जो पिछला प्रश्न हमने किया, यानी पहला प्रश्न किया, वो बीपीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न था, और ये प्रश्न भी बीपीएससी के द्वारा ही पूछा गया प्रश्न है। देखें, प्रश्न है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है। ये भी बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है। किसका पूछा गया प्रश्न है? बीपीएससी का। ठीक है ना। अर्थात इसमें मैक्सिमम जो प्रश्न आपको मिलेंगे वो सभी बीपीएससी के पूछे गए प्रश्न हैं। बहुत कम ऐसे प्रश्न हैं जो अन्य एग्जाम में पूछे गए हैं, नहीं तो मैक्सिमम जो प्रश्न हैं वो बीपीएससी के ही हैं। देखें, ये भी प्रश्न बीपीएससी का है, और ये प्रश्न है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं। ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है उपनिषद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद, ऑप्शन डी है सामवेद, और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि संगीत, जो भारतीय संगीत है, इसका आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है। तो याद रखना है आपको कि भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है उससे किसको कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। और आपको याद रखना है कि वेदों की संख्या कितनी होती है। तो जो वेद हैं ये कितने प्रकार के हैं? तो ये 4 प्रकार के हैं। पहला कौन सा है? तो ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद है, तीसरा सामवेद है, और चौथा कौन सा है? तो आपको याद रखना है, चौथा है अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। ठीक है ना। तो ये 4 वेद है, इनमें से जो सामवेद है इसे भारतीय संगीत का जननी कहा जाता है। आगे बढ़ें। देखें, अगला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। इसमें आपको बताना है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है चंपा, ऑप्शन डी है राजगिरी, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। देखें, मगध की प्रथम राजधानी पूछा है, तो आपको जानना होगा कि मगध का प्रथम राजवंश कौन सा था। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि प्रथम राजवंश, तो मगध का प्रथम जो राजवंश था उसका नाम था हर्यक वंश। क्या नाम था? हर्यक वंश। इसी हर्यक वंश को क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है पितृहंता वंश। क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश। इसका संस्थापक कौन था? तो आपको याद रखना है, इसका जो संस्थापक है वो था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। ठीक है ना। ये बिंबिसार है, या बिंबिसार है, ये गौतम बुद्ध का समकालीन था और उनका संरक्षक था। ठीक है ना। तो ये कौन था? तो ये गौतम बुद्ध का संरक्षक था। ठीक है। इसने अपनी जो राजधानी है वो कहाँ बनाई? तो आपको याद रखना है गिरिब्रज।
कहाँ बनाई? तो गिरिब्रज में बनाई। इसी गिरिब्रज को राजगृह के नाम से जानते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो बिंबिसार है इसे श्रेणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। और ये श्रेणी किस लिए कहा जाता था? क्योंकि ये सेना रखता था। क्या रखता था? सेना रखता था। और ये सेना कैसी थी? तो आपको याद रखना है कि अस्थाई सेना थी। कैसी सेना थी ये? तो अस्थाई सेना थी। ठीक है ना, अर्थात ये अस्थाई सेना को रखता था। ठीक है ना, तो पहला अस्थाई सेना रखने वाला कौन है? तो बिंबिसार है। ठीक है ना। अब मध्यकालीन में आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना, जो क्या करेगा? अस्थाई सेना को रखेगा। ठीक है, और यहाँ पे कौन है? तो बिंबिसार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें, अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों, यहाँ पे शिलालेख डबल हो गया है, तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आपको बताना है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी है जॉन टावर, ऑप्शन सी है हैरी स्मिथ, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज था उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। और अशोक कौन था? तो आपको याद रखना है कि ये मौर्य वंश का शासक है। कौन है? तो मौर्य वंश का शासक है। ठीक है ना, जिसने कलिंग युद्ध के बाद, कहाँ पे? तो कलिंग युद्ध के बाद इसने कहा कि तो बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है ना, और उसके बाद से बहुत से शिलालेखों को लिखवाया। ठीक है, उनमें से एक जो शिलालेख है उसको पढ़ने का काम किसने किया? तो जेम्स प्रिंसेप ने, अर्थात इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें, अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया। ऑप्शन ए है विवेकानंद, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। देखें, जो राजा राम मोहन राय हैं इन्हें भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, भारत में पुनर्जागरण का जनक। ठीक है ना, पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है? तो आपको याद रखना है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। जो रामकृष्ण परमहंस हैं ये विवेकानंद जो थे इनके गुरु थे। ठीक है, और इनके मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ें। देखें, अगला प्रश्न है उलगलान यानी जिसको कहते हैं महाविद्रोह किससे संबंधित है? जो उलगलान है ये महाविद्रोह हुआ था और ये किससे संबंधित है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है बिरसा मुंडा से, ऑप्शन बी है कोल से, ऑप्शन सी है संथाल से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे उलगुलान होना चाहिए था, ये उलगुलान होगा। उलगुलान महाविद्रोह किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि उलगुलान जो है किस विद्रोह से संबंधित है, जिसमें आपको बिरसा मुंडा है, कोल हैं, संथाल हैं, या ये सभी हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखें, जो उलगुलान जो महाविद्रोह है ये बिरसा मुंडा से संबंधित है, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट आंसर होगा। और ये भी बीपीएससी का ही प्रश्न है। ठीक है ना, आगे बढ़ें। चूँकि इसमें ईयर का या एग्ज़ाम का इसमें टाइप नहीं हो पाया है कि
बीपीएससी में कब इसको पूछा गया है, बट हाँ अगली बार जब अगली जो क्लास होगी उसमें कोशिश किया जाएगा कि इसको भी ध्यान में रखा जाए। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न जो हैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। आगे बढ़ें, देखें अगला प्रश्न है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। आपको बताना है कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, अर्थात वो किसका एक विद्रोह था। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है भीलों का, ऑप्शन बी है गारो का, ऑप्शन सी है गोड़ों का, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखें जो पागलपंथ या पागलपंथी जो विद्रोह है ये गारो से संबंधित था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। और ये क्लास कैसा लग रहा है आप कमेंट करके भी अवश्य बताएं। आगे बढ़ते हैं, देखें अगला प्रश्न है, गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है कि गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है 1913 में, ऑप्शन बी है 1917 में, ऑप्शन सी है 1920 में, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखें जो गद्दर पार्टी की स्थापना है ये कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1913 में हुई थी। कब हुई थी? 1913 में हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, देखें अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी। ठीक है ना, यहाँ पे कुल होगा, ठीक है ना, कि कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखें भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की जो संख्या थी वो थी 15, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, देखें अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत का विदेश नीति से संबंधित है। ठीक है, आपको भारत बताना है कि संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो विदेश नीति से संबंधित है। ठीक है ना, ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 380, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखें कि भारत का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है या भारत के संविधान को कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो विदेश नीति से संबंधित है। यहाँ ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा राइट होगा, अर्थात अनुच्छेद 51 इसका क्या है राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखें अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। आपको इसमें बताना है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, अर्थात कहाँ पे है। आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 13 से 36 तक, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 15 से 39 तक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ पे है। तो पहले भाग देख लेते हैं कि भाग अगर एक की बात करें संविधान के, भारत का संविधान अगर इसके भाग एक की बात करें, इसमें संघ और राज्य क्षेत्र की बात की गई है। भाग 2 में नागरिकता है, 3 में
मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार। भाग 4 में DPSP है, अर्थात नीति निर्देशक तत्व है। ऑप्शन भाग 4 का जो है मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, और जो DPSP है या पहले मौलिक कर्तव्य की बात करें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 के क में है। यहाँ पे DPSP की बात करें तो ये 36 से 51 तक है। मौलिक अधिकार की बात करें तो इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 1 है, इसका उल्लेख 1 से 4 तक, और ये 1 से 5 तक है, और ये 6 से 11 तक भाग 2 का उल्लेख है। तो यहाँ देखें मौलिक अधिकारों का वर्णन पूछा है तो भाग 3 में है, और अनुच्छेद क्या है तो 12 से 35 तक, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें अगला प्रश्न है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। आपको बताना है कि युद्ध की घोषणा करने या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखें जो युद्ध की घोषणा या शांति का जो फैसला है ये करने का अधिकार किसको है, ये जो शक्ति है ये राष्ट्रपति के पास है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ये अलग बात है कि ये जो घोषणा है ये अपने मन से नहीं करेंगे, मंत्रिपरिषद के सलाह पर करेंगे, बट अधिकार तो इन्हीं को है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें अगला प्रश्न है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। आपको इसमें बताना है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए की बात करें 20 साल, ऑप्शन बी है 25 साल, ऑप्शन सी है 45 साल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि इसके लिए आपको याद रखना है कि जो इस विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो आयु की जो सीमा है वो है 25 साल, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों का होना चाहिए, दलों का राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दर्जा देने का अधिकार किसको है। आपको बताना है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। ऑप्शन ए की बात करते हैं संसद, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है चुनाव आयोग, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखें किसी दल को राष्ट्रीय स्तर का या फिर राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का जो अधिकार है वो किसको है, तो वो है चुनाव आयोग को, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार नोटा का प्रयोग, ठीक है ना, नोटा का प्रयोग हुआ था, अर्थात कब हुआ था, ठीक है ना। ये बीपीएससी का प्रश्न है, ये डायरेक्टली ऐसे ही ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। ये डायरेक्टली ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है कि भारत में पहली बार नोटा का प्रयोग कब हुआ था।
ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 2004 में, ऑप्शन बी है 2010 में, ऑप्शन सी है 2013 में, ऑप्शन डी है 2015 में, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखें कि भारत में पहली बार जो नोटा का प्रयोग है ये कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 2013 में, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। बात समझ में आई क्या? आगे बढ़ें। यहाँ पे चलता है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। आपको बताना है कि 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये किससे संबंधित है। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति से, ऑप्शन बी है शैक्षिक संस्थाओं से, ऑप्शन सी है पंचायती राज प्रणाली से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और यहाँ पे ई होगा, ठीक है ना, ई ऑप्शन होगा जो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखें कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो जो 73वां संविधान संशोधन ये हुआ कब था, तो आपको याद रखना है 1992 में हुआ था, और इसके द्वारा संविधान का भाग 9 जोड़ा गया। संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया। इसके अलावा एक अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची 11 को जोड़ा गया। इसके अलावा इसमें महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया। इसमें महिलाओं को कितने परसेंट का आरक्षण है, तो 33% का आरक्षण दिया गया, ठीक है। और ये किससे संबंधित है, तो ये पंचायती राज से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, पंचायती राज में आपको कुल कितने विषय मिलेंगे, तो यहाँ कुल जो विषय हैं वो 29 हैं, ठीक है ना। कुल कितने विषय हैं पंचायती राज के लिए, तो कुल 29 विषय इसको मिले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है। आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है। ऑप्शन ए है एन्नौर पोर्ट, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ऑप्शन सी है तूतीकोरिन, ऑप्शन डी है पारादीप पोर्ट, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखें जो एन्नौर है ये कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है चेन्नई के पास में है, अर्थात तमिलनाडु में है। इसके अलावा तूतीकोरिन भी, ये भी तमिलनाडु में है। ये दोनों कहाँ हैं, तो ये तमिलनाडु में है। इसके अलावा जो पारादीप है ये कहाँ पे है, तो आपको उड़ीसा मिलेगा। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ये मुंबई महाराष्ट्र मिलेगा। और ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें अगला प्रश्न है किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। आपको बताना है कि किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है शनि, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखें कि सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वो कौन है, तो वो शनि है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर इसको पानी पे रखा जाए तो इसका घनत्व तो इतना कम है कि क्या होगा, उस पर भी तैरने लगेगा। इसके अलावा देखें कि जो शनि है इसके चारों तरफ रिंग्स पाए जाते हैं। इसके चारों तरफ क्या पाए जाएंगे, रिंग्स पाए जाएंगे, और इनकी संख्या कितनी है, 7 है, ठीक है। और ये जो ग्रह है ये गैसीय ग्रह है, ठीक है ना। कैसा ग्रह है, तो ये गैसीय ग्रह है। आगे बढ़ें। देखें अगला प्रश्न है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। इसमें आपको बताना है कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। ऑप्शन ए है
4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी है -4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन डी है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर पानी के घनत्व की बात करें कि जो पानी का घनत्व है ये अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पर होगा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए 4 डिग्री सेल्सियस। यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का घनत्व है ये मैक्सिमम होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान या तापक्रम कितना होता है। तो इसमें आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। ऑप्शन ए है 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य का जो सामान्य तापमान होता है वो होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें, अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो आपको बताना है कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है आभासी और सीधा होता है, ऑप्शन बी आभासी और उल्टा होता है, ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टा होता है, ऑप्शन डी वास्तविक और सीधा होता है, ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखें, जो उत्तल दर्पण है इसके द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है ये सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, और ये प्रतिबिंब बनेगा कैसा, सीधा बनेगा, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। आपको क्लास कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तथा वीडियो को शेयर भी कर दें, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो पड़े तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखें, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे, यहाँ पे किसे होगा, निम्नलिखित में से किसे अनबुझा चूना कहा जाता है। तो इसके ये डायरेक्टली ये भी बीपीएससी का ही प्रश्न है। ठीक है ना, और ये बिल्कुल ऐसे ही पूछा गया था और फिर वैसे ही इस प्रश्न को भी ले लिया गया है। ठीक है ना, ऑप्शन ए है CaO, ऑप्शन बी है CaCO2, ऑप्शन सी है CaOH का ट्वाइस, ऑप्शन डी है CaCl2, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखें, यहाँ पे जो Ca है इसका मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है ये, कैल्शियम ऑक्साइड। और जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसे अनबुझा चूना या बिना बूझा चूना कहा जाता है, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। जबकि CaOH2 की बात करें तो इसे बूझा हुआ चूना कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, बूझा हुआ चूना। ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है, बुझा हुआ चूना कहा जाता है। ठीक है ना, और जो CaOH का ट्वाइस है इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ें। देखें, अगला प्रश्न है, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग होती है। आपको बताना है कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग होती है। ऑप्शन ए है ब्यूटेन, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है प्रोपेन, ऑप्शन डी है रेडॉन, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखें, सिगरेट लाइटर में जो प्रयोग होने वाली गैस है वो कौन सी होती है,
तो ब्यूटेन होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट होगा। आगे बढ़ें, देखें अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें फल की बहुत तेज गंध आती या सुगंध आती है। आपको बताना है कि निम्न में से किस फल में फल की बहुत तेज सुगंध आती है। ये बीपीएससी का ही प्रश्न है, ठीक है। देखें, ऑप्शन ए है मेथेनॉल, ऑप्शन बी है एथाइल एसीटेट, ऑप्शन सी है मिथाइल क्लोराइड, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखें इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एथाइल एसीटेट, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन ए है सत्यमेव जयते, ऑप्शन बी है वंदे मातरम, ऑप्शन सी है जय जवान जय किसान, ऑप्शन डी है जय हिंद और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो देखें वंदे मातरम क्या है, राष्ट्रीय गीत, और यहाँ पे सत्यमेव जयते क्या है, तो हमारे देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री, और इसके साथ साथ अगर यहाँ पे विज्ञान जोड़ लें तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। इसके साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर भी करना ना भूलें। थैंक यू।